आज मैं तुम्हारी जेल से छूट रही हूँ। मेरी पैकिंग हो गई है। तुमसे दूर जा रही हूँ। बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया है। तुमने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम हार गई। अब लैपटॉप और मोबाइल लेकर दिया है, क्या फायदा? इतनी उच्च शिक्षा के दौरान समय ही कब मिलेगा? जब खेलने कूदने की उम्र थी, तब तो जिंदगी जहन्नुम बना दी मेरी टोक टोक कर। मेरा मनोरंजन न हुआ, कौन बनेगा करोड़पति का गेम हो गया। मोबाइल या लैपटॉप मेरे हाथ में आया और घड़ी की टिक टिक शुरू। हर समय रिंग मास्टर की तरह चाबुक लेकर मेरे सिर पर सवार रहने को नहीं मिलेगा अब। अपना कमरा ठीक रखो, पौष्टिक खाओ, अपना काम खुद करो, समय पर करो। उद्धरण। मेरी जिंदगी को टाइम टेबल बनाकर रख दिया था। मेरे दिल पर कब क्या बीतती है, तुम्हें क्या पता? अब कैसे देखोगी कि मैं गैजेट्स का सही इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं? कैसे कपड़े पहने हैं, किसके साथ घूम रही हूँ, पढ़ रही हूँ या नहीं, पौष्टिक खा रही हूँ या नहीं? पर तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी आजाद पंछी सी जिंदगी देखकर चिढ़ रही हो ना? एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह गुमसुम हो, क्योंकि नालायक, औसत, नाकाबिल, जमाने की जुबान से निकलकर तुम्हारा तकिया कलाम बन गए। ये सारे विशेषण गलत साबित हो गए। याद है सबसे पहले ये संबोधन अपनी अध्यापिकाओं के मुंह से सुने थे। वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, हर चीज का कितना शौक था मुझे। तुमने हर बार मुझे लिखवाया, सिखाया, तो क्या तुरंत अच्छा याद करके सुनाया नहीं मैंने? ऐसे ही अध्यापिकाओं को भी सुनाती थी, लेकिन चुनाव किया जाता उस बच्चे का जिनके अंक अच्छे आते थे। मॉनिटर बनना हो तो अधिक अंक लाने वाले बच्चे, प्रतियोगिता में बाहर जाना हो तो वही मैम के प्यारे गिने चुने बच्चे, श्रेष्ठ होने का पुरस्कार पाना हो तो वही बच्चे। हर बार मेरा नन्हा मन बुझकर रह जाता, पर जब भी तुमसे शिकायत की, तुमने मुझमें ही कमी निकाली। अध्यापिकाएं पक्षपाती हो सकती थी, लेकिन तुम तो माँ थी। तुम्हें भी कभी मेरी प्रतिभाएं नजर नहीं आईं? क्यों? जब कभी किसी प्रतियोगिता के लिए चयनित न होने पर तुम्हारे आंचल में छिपकर रोना चाहा, तो सुनी तुम्हारी कहानियां, जिसमें श्रम की निरंतरता को ही जिंदगी का मूल मंत्र बनाने वाले की जीत होकर ही रहती थी। बचपन में तो नायक की जगह खुद को सोचकर खुश हो लिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, समझ में आता गया जिंदगी पंचतंत्र की कहानी नहीं है। मुझे चिढ़ हो गई थी तुम्हारी कहानियों से, तुम्हारे हौसला देने वाले वाक्यों से, तुम्हारे समय नियोजन और योजनाबद्ध ढंग से मेहनत करने के उपदेशों से। औसत अध्यापिकाओं का दिया ये विशेषण वो चोट थी, जिस पर तुमने कभी मरहम नहीं लगाया। क्या औसत बच्चे को कभी कोई पुरस्कार पाकर तालियों की गड़गड़ाहट सुनने का, कभी किसी शाम का सितारा होने का हक नहीं? क्यों पढ़ती मैं दिन रात, जब मेहनत करके भी किसी की नजरों में विशिष्ट हो जाने की कोई उम्मीद नहीं? क्यों करती मैं किसी भी क्षेत्र में योजनाबद्ध मेहनत, जब मुझे पता था कि मैं कभी अध्यापिकाओं के फेवरेट बच्चों की जगह नहीं ले पाऊंगी? मैं इतनी छोटी होकर जिन बातों को समझ चुकी थी, वो तुम्हें कभी समझ नहीं आई। तुम्हारी कहानियां पंचतंत्र से बदलकर पौराणिक हो गईं, जिनमें बताया जाता कि उम्र भर संघर्ष झेलने वाले कैसे खुश रह लेते थे और सब कुछ पाने वाले क्यों दुखी। तुम मुझे भी एक पौराणिक पात्र बना देना चाहती थी, इसीलिए रोज कोई न कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कराने में लगी रहती। मेरी दिनचर्या इतनी संघर्षपूर्ण बना दी तुमने कि किसी मनोरंजन के लिए समय ही न बचे। जब मेरी रुचि प्रतियोगिताओं में भाग लेने की नहीं रही, तब तक मेरा ये शौक तुम में स्थानांतरित हो चुका था। तुम स्कूल ही नहीं, सोसाइटी, हॉबी क्लासेस और शहर में होने वाली जाने किन किन प्रतियोगिताओं को खोजने के लिए जागरूक रहने लगी, उनमें मुझे जबरन हिस्सा दिलाने लगी। यही नहीं, उनके लिए मेहनत करने को भी मेरे सिर पर डंडा लेकर सवार रहने लगी। उनमें मुझे पुरस्कार भी मिले, मगर वे मुझे क्षणिक खुशी ही दे पाए। मैं हर पुरस्कार बड़ी उम्मीद से स्कूल ले गई कि अब तो अध्यापिकाएं इन्हें देखकर पछताएंगी कि उन्होंने ऐसी प्रतिभा का मोल नहीं समझा, लेकिन जब इससे भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे उनसे चिढ़ हो गई। पर तुम्हें उनकी उदासीनता, उनका पक्षपात कभी नजर नहीं आया। तुम्हें मेरे दर्द से वास्ता ही कब था? जब अध्यापिकाएं मेरी शिकायत करती, तो उनसे स्कूल के पक्षपाती वातावरण के लिए लड़ने की बजाय तुम बड़ी विनम्रता से उन्हें आश्वासन देती कि मुझे समझाओगी। धरती की तरह जिंदगी भी करवट बदलती है। पतझड़ के बाद बसंत आता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह मेरे जीवन में भी खुशियां आईं, प्यार आया। तुम्हारी सतर्कता, तुम्हारी जासूस नजर मुझ पर पहरेदारी बिठा सकती थी, मेरे दिल पर नहीं। प्रथम मेरी जिंदगी में बहार बनकर आया, पर ये बहार तुम्हें कैसे भा सकती थी?
बड़ा कहती थी कि तुम मेरी दोस्त हो, पर जब दोस्ती निभाने का समय आया तो दोस्त तो छोड़ो, माँ भी नहीं रही। जेला बन गई थी उन दिनों। हर जगह, हर समय, हर मोड़ पर बस पहरा ही पहरा। तुम्हारी पीढ़ी की ये ही सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो आधुनिक बनोगे, कहोगे कि जो चाहो कर सकती हो, आजाद हो, पर जैसे ही हम आजादी की अपनी परिभाषा बताएंगे, गले में फंदा कस दोगे। तुम्हारी बददुआ रंग लाए। प्रथम की बेवफाई ने मेरे जीवन को बेरंग कर दिया। तुम अपनी जीत पर खुश थी, मुझे हर समय दुलराती रहती, मुझसे बात करने की कोशिश करती रहती, पर मुझे बात करने से, अपना दर्द बांटने से एलर्जी हो गई थी। और तब शुरू हुए तुम्हारे ताने। मेरे अंकों में अप्रत्याशित गिरावट पर तुमने कोई हौसला नहीं दिया। तुम्हारे दिल की बात सुबह पर आ ही गई। तुमने साफ कह ही दिया कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। वो नश्तर दिल में जा धंसा और लहूलुहान आत्मा का एक ही संकल्प बन गया कि तुम्हें गलत साबित करके दिखाना है, और देखो मैंने कर दिखाया। मैं आगे और सक्षम होकर दिखाऊंगी और तुम्हें गलत साबित करती रहूंगी। बस एक इच्छा बची है, एक दिन तुम अपनी सारी नाइंसाफियों के लिए सफाई दो। तुम्हारी सफल बेटी आकांक्षा। मेल में बचपन से आज तक का सारा गुस्सा उतार तो दिया आकांक्षा ने, लेकिन विदा के समय माँ की सूजी आंखें देखकर सेंड पर क्लिक नहीं किया गया। एक तो वैसे ही माँ की खुद को संभालने की हर कोशिश बेकार हो रही थी, उस पर दिल दुखाने वाला ये खत कैसे भेज देती। प्यार भी तो माँ से उतना ही है जितना गुस्सा है मन में। सोचा, जब माँ का क्षणिक प्यार खत्म हो जाएगा और वो डांट लगाएंगी तो भेजेगी। कमरे पर पहुंचकर सारा सामान सेट करते करते भूख लग गई थी। मुंह में माँ के बनाए लड्डू भरकर लैपटॉप खोला तो माँ का मेल आया हुआ था। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी दिली आकांक्षा, सदा खुश रहो। ... तुमने उड़ान भरने के लिए इतना ऊंचा आकाश जीता है। मेरी बरसों की तपस्या सफल हुई है। तुम सोच रही होगी कि इतना बड़ा वरदान पाकर भी मैं इतनी उदास क्यों हूँ। क्या बताऊं, लग रहा है जैसे अपने शरीर का एक अंग काट कर कहीं और रखने जा रही हूँ। ऐसा सुनापन, ऐसी कचोट तब महसूस की थी जब पहली बार तुझे प्ले स्कूल छोड़कर आई थी। इतने सुरक्षित वातावरण में सिर्फ 2 घंटे के लिए तुझे छोड़ने पर दिल संभलने नहीं आ रहा था, तो आज तो मन में 1000 चिंताएं हैं। गिनी चुनी सब्जियां अच्छी लगती हैं तुझे। दूध, फल, मेवे कुछ भी तो खुद से खाने की आदत नहीं डाल पाई तेरी। ठीक से रजाए उड़ना तक नहीं सिखा पाई। तू बात बात पर चिढ़ जाती है और जल्दी निराश हो जाती है। कैसे ध्यान रख पाएगी अपने शरीर और मन का। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। माँ का दिल अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी दे देना चाहता है, उसे हर खतरे से, हर दर्द से दूर रखना चाहता है, इसीलिए उसे अपनी नजरों से दूर करने में डरता है। पर संभालना होगा मुझे अपने दिल को। जानती हूँ, तेरी भलाई के लिए जरूरी है। अगर हम पौधे को गमले से निकालकर यथार्थ की क्रूर जमीन में रोपने का जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वो अपने संपूर्ण विकास को कभी नहीं पाएगा। और ये तो प्यार नहीं है। जानती हूँ, तू पिंजरे से आजाद हुए पंछी की तरह उत्साहित है। तुझे तेरे प्रिय खिलौने बिना किसी रोक टोक के मिले हैं। खुश है ना? ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। पर बेटा, पिंजरे के पंछी के पास एक ही गम है, गुलामी। दाने पानी की खोज की परेशानी, धूप घाम की तकलीफें, शिकारियों के खतरे का तनाव तो आजादी पाने के बाद ही समझ आता है। पता नहीं इन सारे संघर्षों के लिए तैयार करने की कोशिश कितनी सफल रही है। जानती हूँ, तुझे मुझसे बहुत शिकायतें हैं। ये शिकायतें मेरी इन्हीं कोशिशों के कारण हैं। तू चाहती थी न कि माँ कभी तो सारी नाइंसाफियों के लिए दुखी हो, सफाई दे, खुश हो ले। आज जब तू माँ की देखभाल से दूर हो रही है, तो तेरी उन सारी शिकायतों का जवाब देना चाहती हूँ। तेरी जरूरत की सारी चीजें पैक कर दी हैं। कुछ आंसू छिपा कर रखे थे, खत के साथ भेज रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये संवादहीनता की उस दीवार को पिघला देंगे जो तूने कैशोर्य से हमारे बीच खींच दी है। याद है मुझे, तू बहुत छोटी थी तो तू भी हर बच्चे की तरह अध्यापिकाओं के मुंह से चंद प्रशंसा के वाक्यों के लिए तरसती थी। प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बहुत शौक था तुझे। एक बार तूने मुझसे अपने नाम का मतलब पूछा। मैंने बताया कि जब कोई चाह बहुत गहरी हो जाती है तो उसे आकांक्षा कहते हैं। फिर तुझसे तेरी आकांक्षा पूछने पर तूने कहा, मुझे प्रिंसिपल मैम कोई पुरस्कार दे और सारा स्कूल मेरे लिए ताली बजाए। मैं बहुत भावुक होकर तुझे देखती रह गई। बेटा, तेरा व्यक्तित्व मस्त मौला था। जो लोग आराम पसंद भी होते हैं और महत्वाकांक्षी भी, उन्हें अगर सही दिशा न मिले तो कुंठित या आपराधिक होने की संभावना सबसे अधिक होती है।
तू उनमें से ही थी। तब तक हमने तेरी हर इच्छा पूरी की थी, पर उस दिन मुझे उन सच्चाइयों का एहसास हुआ जिन्हें मेरी माँ अक्सर दोहराया करती थी। सफलता या उपलब्धियां माँ बच्चे को दिला नहीं सकती, सिर्फ उन्हें अर्जित करना सिखा सकती है। मैं तुझ में वो श्रम निष्ठा विकसित करने में लग गई, जिससे तेरी आकांक्षाएं पूरी हो सकें। जब तेरा चुनाव किसी प्रतियोगिता के लिए न होता, तो तेरे मन की मासूम चोटें माँ की सहानुभूति का मरहम चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये मरहम तुझे और आलसी व अपनी कमियों को दूसरों या किस्मत के सिर मरने का आदी बना देंगे। तुझे मरहम नहीं, उपलब्धि अर्जित करने के लिए जरूरी श्रम की प्रेरणा की जरूरत थी। हर प्रकार से समझाकर भी जब कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना का सबसे पुराना तरीका चुना, कहानियाँ। इस तरीके ने कुछ असर दिखाया और तू कम से कम किसी प्रतियोगिता की बात आने पर नियोजित श्रम में रुचि दिखाने लगी। मेरा उत्साह बढ़ा और मैं तुझे नई कहानियों में गढ़कर ये समझाने में लग गई कि स्पर्धा के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होती है, इसलिए अध्यापिकाएं उन बच्चों का चुनाव करती हैं जो अच्छे अंकों द्वारा श्रम के प्रति अपनी संजीदगी प्रमाणित कर चुके होते हैं। लेकिन बच्चा वो पौधा होता है जिसे कब कितना खाद पानी चाहिए, अभिभावकों को पता नहीं होता। बस प्रयोग करके ही सीखा जा सकता है। मेरा ये प्रयोग भी असफल होने लगा। तूने कुछ समय तक तो मेहनत की, पर अपेक्षित फल न मिलने पर तू ज्यादा निराश हो गई। तुझे अध्ययन से ही नहीं, मेरी कहानियों से, मेरे समझाने से भी चिढ़ हो गई और तूने कहीं चुनाव के लिए असफल होने पर अपना दर्द मेरे साथ बांटना बंद कर दिया। अब तेरा दर्द मुझे तेरे चिड़चिड़े बोलों या सोते समय तेरे गालों पर सूखे आंसुओं से पता चलता। तेरी सहेलियों से अपने अनुमानों के सच होने का पता चलता, तो मैं भीतर तक आहत हो जाती। शिक्षा व्यवस्था के दिए विशेषण औसत के तीर ने तेरे मासूम दिल की श्रम की इच्छा शक्ति को, तेरे आत्मविश्वास को कुचल दिया था, जानती थी। तालियों की गड़गड़ाहट में खो जाने का, किसी शाम का सितारा होने का तेरा अरमान पूरा करने के मेरे पास दो ही सही रास्ते बचे थे। तेरे लिए स्वस्थ स्पर्धाओं के अधिक से अधिक अवसर खोजना और तेरे भीतर की अभिरुचि का पता लगाना। इसीलिए मैंने तेरे लिए तरह तरह के हॉबी कोर्स ज्वाइन कराना और स्कूल से इतर प्रतियोगिताओं के अवसर ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब वो उपलब्धियां भी तेरे भीतर श्रम की निरंतरता की प्रेरणा न जगा पाई, तो मेरी ममता की चिंता बढ़ गई। तूने उन्हें स्कूल में दिखाकर अध्यापिकाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। मैं तेरे स्कूल में महत्व पाने के प्यासे अबोध मन को समझा नहीं पा रही थी कि इससे उन्हें क्या और क्यों फर्क पड़ता। यदि किसी बच्चे ने स्कूल के बाहर कोई पुरस्कार जीता है, तो वे उसे देखकर शाबाशी देने के अलावा और कह या कर भी क्या सकती थी। एक बात और तुझे बताना जरूरी है कि बिना तेरी जानकारी में आने दिए मैंने तेरे स्कूल जाकर, दूसरे अभिभावकों से बात करके, स्कूल काउंसलर से मिलकर ये पक्का किया था कि स्कूल के पक्षपाती वातावरण को लेकर तेरी शिकायतों में सच्चाई तो नहीं है या तुझे कोई वास्तविक समस्या तो नहीं है, जिससे तेरा मन अध्ययन में नहीं लगता। जब मैं आश्वस्त हो गई, तब मैंने तुझमें असफलताओं पर कुंठित होने की बजाय उन्हें प्रेरणा बनाने और छोटी उपलब्धियों पर खुश रहने का नजरिया विकसित करने के लिए पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। किशोर वय की आंधी तथा कथित प्यार ने इस उम्र की दहलीज पर कदम रखते ही तेरे जीवन में भी दस्तक दी। मैं भी इस आंधी के खतरों से परिचित माँ की तरह चौकन्नी हो गई। ये वो कठिन घड़ी है जो हर पीढ़ी के अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही। वो किशोरवय के शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण की अनिवार्यता को पहचानते हैं, इसीलिए दोस्ताना माहौल बनाकर उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोर आजादी की अपनी परिभाषा बताते हैं, उनकी आंखों में पहाड़ की चोटी पर खड़े उस अबोध इंसान का बिंब उभरने लगता है, जिसे अंदाजा नहीं है कि एक कदम फिसला और कितनी गहरी घाटी में गिर सकता है। हम जानते हैं कि न तो बच्चा इतना छोटा है कि उसे गोद में उठाकर वापस ले आया जाए और न इतना बड़ा कि उसे इन खतरों के बारे में समझाया जा सके। तो बस इतना चाहने लगते हैं कि एक रस्सी उसकी कमर में बांधकर पकड़ ले, ताकि वो फिसले तो उसे संभाल सके। वो रस्सी है सतर्कता की, हर समय उसकी हर हरकत पर नजर रखने की और इन सबसे बढ़कर संवाद की। और इन्हीं चीजों से किशोर सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। मैं कतई नहीं कहती कि मैंने उस दौरान जो किया वो पूरी तरह सही था, पर बेटा, इतना जरूर यकीन दिलाना चाहूंगी कि मकसद केवल तुझे गिरने पर संभाल लेना था, लेकिन प्यार में चोट खाने पर भी तूने संवाद की रस्सी को नहीं थामा। तूने उसे चिढ़ाने के लिए किसी और का साथ लिया, वो कोई और तुझे ब्लैकमेल करने लगा। तूने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मेरे पास केवल सतर्कता की रस्सी बची, जिसने तेरी नजर में मुझे जेलर बना दिया।
कोई बड़ी उपलब्धि पाने के लिए जरूरी योजनाबद्ध परिश्रम की चाह विकसित करने का अंतिम उपाय है प्रताड़ना। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि दिल पर पत्थर रखकर डरते डरते अपनाया ये उपाय कामयाब हो गया। लेकिन बेटा, ये तो एक नई यात्रा की, नए संघर्षों की शुरुआत है। दुनिया में कदम कदम पर नाइंसाफियां हैं, नाकामियां हैं। तू मेरी सफल बेटी है। मन की प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ाने की कोशिश करना कि नाकामियां तेरे विकास की प्रेरणा बन जाएं, और हो सके तो अब संवाद की इस रस्सी को थाम लेना और फिर कभी न छोड़ना। जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले अपनी माँ को बताना। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तुझे उपदेश नहीं दूंगी। जब तेरी गढ़ने की उम्र थी, तब तुझे तेरी गलतियाँ बताती थी। अब तेरी बढ़ने की उम्र है, तो माँ तेरा सहारा बनेगी। यकीन रखना कि माँ तुझे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। चाहे तू सारी दुनिया की नज़र में निरर्थक हो जाए, सारी अध्यापिकाओं की नज़र में नाकाबिल हो जाए, सारे समाज की नज़रों में गलत हो जाए, पर माँ के लिए हमेशा अनमोल रहेगी। वो तुझे संवारने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेगी। जब डॉक्टर ने पहली बार तुझे मेरी गोद में दिया था और मैंने तुझे बड़ी सावधानी से पकड़कर सीने से लगाया था, मन से माँ तुझे वैसे ही पकड़े रहेगी। तेरी हंसी पर निछावर होती रहेगी, तेरे दर्द से परेशान, तेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित होती रहेगी। कुछ ही पलों में झरझर बहते आंसुओं को संभालती आकांक्षा वीडियो कॉल करके कैमरे पर माँ के आंसू पोंछे जा रही थी। अब रोने के नहीं, गर्वित होने के दिन हैं, मेरी सफल माँ। Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized